हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं जोसा काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। आपको समझ आ जाएगा, बस एज अ स्टोरी सुनते जाइए एंड आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा, इससे डिटेल वीडियो आपको जोसा काउंसलिंग के ऊपर पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ और इनमें से अगर आप एक भी गलती करेंगे तो आप जोसा काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। जितना इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम, उतना ही इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग प्रोसेस। तो आप स्टार्ट करते हैं। सो आज के वीडियो में क्या क्या रहेगा ये आप देख सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज जोसा। तो आप लोग जोसा सीसैप का नाम सुने होंगे यूट्यूब पे बहुत जगह। तो जोसा सीसैप बेसिकली है क्या? तो ये और कुछ नहीं, बस ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज है जो ये काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं। इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं? IITs, NITs, IIITs, GFTs एंड IST शिपू। तो ये भी एक NIT है वेस्ट बंगाल में, बट ये NIT टर्म यूज नहीं करता है क्योंकि एक स्टेट में बस एक NIT हो सकता है। तो ये रूल है गवर्नमेंट का। तो NIT दुर्गापुर ऑलरेडी है, तो इसलिए IST शिवपुर। तो ये सारे इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं आपके जोसा में। एंड इसके साथ NSUT, DTU, IIIT दिल्ली, ये सारे कॉलेजेस जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, बट यूजिंग JEE मेंस रैंक। तो इसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा जैक दिल्ली काउंसलिंग का। एंड IIIT हैदराबाद का UGEE काउंसलिंग होता है, वो भी यूजिंग JEE मेंस रैंक होता है। तो ये दो काउंसलिंग के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। IIIT हैदराबाद के लिए तो आपको बहुत अच्छा रैंक चाहिए होगा, अंडर 10,000, तभी आपको मिलेगा ये कॉलेज। एंड ये सारे कॉलेजेस आपको आसानी से मिल सकते हैं अगर आप दिल्ली रीजन के होंगे, क्योंकि 90% रिजर्वेशन होता है जैक दिल्ली काउंसलिंग में। तो ये दो काउंसलिंग के लिए जरूर अप्लाई कर लेना, स्पेशली जैक दिल्ली काउंसलिंग। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली कैटेगरी रैंक विल बी यूज्ड इन जोसा। सो जोसा में कैटेगरी रैंक यूज होता है। जनरल के लिए तो एक ही रैंक है CRL, तो आपका तो CRL ही यूज होगा हर जगह। बट जो लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कैटेगरी रैंक यूज होगा जोसा में। तो सारा रैंक जो कट ऑफ आपको दिखेगा किसी भी वेबसाइट में, वो सारा आपका कैटेगरी रैंक होगा। उसको CRL के साथ कंफ्यूज मत कर देना। आपको लग रहा होगा 2-3 हजार पे बंद हो गया है, वो कैटेगरी रैंक है, 2-3 हजार CRL नहीं है। और सीसैप का आपको जो कट ऑफ दिखता है वो CRL होता है, 2 लाख 3 लाख आपको दिखता होगा वेबसाइट पे। तो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है, कैटेगरी रैंक यूज होता है जोसा में एंड CRL इन सीसैप। सो NIT प्लस सिस्टम क्या होता है बाद में मैं जब एक्सप्लेन करूंगा सारा चीज, मैं NIT प्लस सिस्टम टर्म यूज करूंगा। तो इसका मतलब है NITs, IIITs एंड GFTs। NIT प्लस सिस्टम के अंदर ये 3 टाइप्स ऑफ कॉलेजेस आता है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। ऑल दोस कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन JEE मेंस 2024, अगर आपका कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ है तो भी आप आराम से बैठ सकते हैं काउंसलिंग में। ऐसा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, बस आपका 75% होना चाहिए या फिर टॉप 20% है अगर आप NITs, IIITs, GFT या फिर IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये आपको होना चाहिए, मतलब 75% या फिर टॉप 20%, दोनों में से कोई एक। ये मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा 75% क्राइटेरिया क्या है और टॉप 20% क्या है, ये सब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। एंड ऑल दोस कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन JEE एडवांस 2024। तो अगर आपको IITs चाहिए तो आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा JEE एडवांस के लिए। तो इधर मैंने लिख भी दिया, इट डजंट मैटर वेदर यू क्लियर द कट ऑफ इन मेंस, एवरीवन इज एलिजिबल एंड इवन इफ योर रैंक इज इन लास्ट इट डजंट मैटर एंड यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट। और कॉलेज भी मिलेगा आपको, 1 लाख से ज्यादा रैंक पे आराम से कॉलेज मिलेगा सीसैप में, तो चिंता मत करिए। सो आप बात करते हैं जोसा काउंसलिंग जो ऑलमोस्ट 1.5 महीना चलता है। इसमें कौन कौन से स्टेप्स होता है? फर्स्ट है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग, देन चॉइस लॉकिंग, देन आपका 6 राउंड होगा, उसमें सीट अलॉटमेंट होगा आपको। तो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर भी आएगा, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये सब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। जस्ट मैं आपको एक समरी बता रहा हूँ, अब आगे मैं हर एक टर्म को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देन आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग जिसको हम बोलते हैं। एंड देन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस, SAF एंड PAF पार्शियल एडमिशन फी। एंड देन फाइनली कॉलेज रिपोर्टिंग आफ्टर सीसैप फॉर NITs एंड IITs सिर्फ जोसा में पार्टिसिपेट करता है, तो इसलिए जोसा के बाद ही IITs में फिजिकल रिपोर्टिंग होती है। तो अब एक एक स्टेप अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करके कॉलेज रिपोर्टिंग तक। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिए। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन। सो सबसे जो आपके लिए अच्छी बात है, रजिस्ट्रेशन फीस फॉर जोसा इज इक्वल टू 0। कोई भी कैटेगरी से हो फर्क नहीं पड़ता, आपका रजिस्ट्रेशन फीस 0 है। फिलिंग इन योर चॉइसेस इन द ऑनलाइन पोर्टल इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी। आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है? कैंडिडेट्स नीड टू रजिस्टर इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जोसा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है josa.nic.in। ये जब आप टाइप करेंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। इसके बाद इधर आपको लॉग इन करना है यूजिंग JEE मेंस 2024 एप्लीकेशन नंबर एंड JEE मेंस 2024 पासवर्ड। सो ये रजिस्ट्रेशन का पोर्टल कब ओपन होगा? आफ्टर JEE एडवांस रिजल्ट। JEE एडवांस रिजल्ट आपका 9 जून को है, सो 10 जून को आपका ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा एंड उधर आप देन एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता होगा।
जेईई मेंस एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन एंड देन आपको लॉग इन करना है। इसके बाद सीधा आपको चॉइस फिलिंग करना है, कोई झमेला नहीं है इसमें ज्यादा, बस थोड़े बहुत इसके बाद डिटेल्स वगैरह पूछते हैं वो लोग, बेसिक डिटेल्स है आपका, उसके बाद सीधा चॉइस फिलिंग। तो आगे मैं सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। तो नेक्स्ट बात करते हैं चॉइस फिलिंग। ये काउंसलिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है ये है चॉइस फिलिंग, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा एंड आपका 4 साल एंड प्रोबेबली आपका पूरा फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है। सो यू विल बी गिवन अ 10-day विंडो टू फिल द चॉइसेस। तो 10 दिन आपको मिलेगा जोसा के वेबसाइट पे चॉइसेस भरने के लिए। तो 10 जून से 19 जून या फिर 20 जून ऐसा कुछ आएगा, आपको 10 दिन मिलेगा। तो ये 10 दिन के अंदर 2 मॉक राउंड्स भी होता है। मॉक राउंड क्या है ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। सिलेक्ट द कोर्स एंड इंस्टीट्यूट्स वेयर यू विश टू अप्लाई। तो आपको जो जो पसंद है वो आपको भरना है आपके रैंक के हिसाब से। एंड यू शुड अरेंज द लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट प्रेफर्ड टू लीस्ट प्रेफर्ड। ये क्या चीज है ये भी मैं आगे बताऊंगा, तो ध्यान से सुनते जाइए। सो जोसा एंड सीसेप काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एंड इसके बेसिस पे ही आपका कॉलेज मिलेगा एंड आपका प्रोबेबली पूरा फ्यूचर डिसाइड होगा। तो इसलिए हम लाए हैं जोसा एंड सीसेप काउंसलिंग हेल्प डेस्क बाय टीम ऑफ NITians एट द लोएस्ट कॉस्ट। सिर्फ 499 है जोसा काउंसलिंग एंड जोसा प्लस सीसेप 699 एंड इसके अलावा वन टाइम सपोर्ट सिर्फ ₹199 में। अगर आपको बस चॉइस फिलिंग चाहिए तो 199 का सपोर्ट आप ले सकते हैं, नहीं तो जोसा प्लस सीसेप 699 आपके लिए बेस्ट है। बाकी सब जगह 1-1,500 में सिर्फ जोसा काउंसलिंग मिल जाए जो हम 500 में प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड हमारा काउंसलिंग का स्पेशलिटी क्या है, क्या हम अलग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एक चीज जो हम प्रोवाइड करें ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो है पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग लिस्ट। सब लोग आपको बस एक पीडीएफ दे देंगे, 1,000-1,500 रुपए में आपको बस पीडीएफ मिलेगा। NIT TG से लेके लास्ट तक पूरा जोसा काउंसलिंग का डेटा अरेंज होगा उसमें, और उसी सेम पीडीएफ वो लोग सारे स्टूडेंट्स को भेजेंगे। आपको कोई पर्सनलाइज्ड वे में कुछ नहीं मिलने वाला है, यही है रियलिटी। हमारे काउंसलिंग में आपको पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगा। मैं खुद आपको कॉल करूंगा, कॉल करके मैं आपसे जानूंगा कि आपका CS IT सेक्टर में जाने का मन है या फिर आपको कोड में जाना है, टॉप 10 NITs में कोड ब्रांचेस चाहिए आपको, या फिर आपको CSC चाहिए, कोई भी कॉलेज हो। तो उस हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम 25 से 30 कॉलेज का एक लिस्ट बनाएंगे। कॉलेज एंड ब्रांच होगा, उसमें प्रॉपर वे में पूरा अरेंज होगा एंड उसको आपको बस जोसा वेबसाइट पे एज इट इज कॉपी कर देना है। यहीं से आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलेगा। तो ये चीज कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये फीचर सिर्फ हमारे काउंसलिंग में है एंड जस्ट आपको 499 में मिल जाए। इससे आपको घटिया चीज 1,000-1,500 रुपए में मिल जाए। तो आप भी चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेना है। तो मैं भी कुछ साल पहले स्टूडेंट ही था आपके जैसा, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि पैसे कितना इंपॉर्टेंट है एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए। तो इसलिए मिनिमल कॉस्ट रखा हूँ मैं बस 499, क्योंकि मेंटर्स हायर करने में मेरा भी पैसा जा रहा है। तो ये पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग लिस्ट सिर्फ हमारे यहाँ मिलेगा, बाकी सब जगह आपको बस एक PDF मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट टिल कॉलेज रिपोर्टिंग, अनलिमिटेड चैट सपोर्ट 24/7 चैट सपोर्ट। दिन में रात में आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका तुरंत सारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एंड इसके साथ बेस्ट पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग ऑर्डर, ये तो मैं बोला हमारा स्पेशलिटी है ये। एंड अनलिमिटेड डाउट सपोर्ट थ्रू WhatsApp ग्रुप, सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप, डॉक्यूमेंट रिलेटेड डाउट, स्पेशली जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको सर्टिफिकेट लेके बहुत दिक्कत होता है। तो ये चीज हम क्लियर करेंगे आपका सारा डाउट, ताकि आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट ना हो। क्योंकि अगर आपका एक बार डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया तो आप जोसा काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड करियर गाइडेंस के आगे अगर आपको टिप्स चाहिए कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में आपको कैसे क्या करना है, क्योंकि हम सारे सीनियर्स हैं आपके, तो अच्छे से हम गाइड भी कर देंगे उसके रिगार्डिंग। सो ये है इंडिया का बेस्ट काउंसलिंग एट लोएस्ट प्राइस। सो ये फॉर्म जब आप ओपन करेंगे ऐसे कुछ लिख रहा होगा, नेम, जेंडर, आपको ये सारा डिटेल्स भरना है, स्पेशली CRL एंड जेईई मेन सेशन 2 परसेंटेज। तो ये सारा डिटेल्स आपको बहुत ध्यान से भरना है। एंड अगर आप कोई कैटेगरी से है तो आपका कैटेगरी रैंक एंड आप किस क्लास में है, ईमेल, मोबाइल नंबर, WhatsApp नंबर सब दे दीजिए। एंड इधर आपको जाना है अर्ली बर्ड ऑफर। तो इस सेक्शन में अगर आप सिलेक्ट करेंगे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस है 699, 499, 199। तो ये UPI ID है, इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं एंड इसको जरूर फिल कर दें। सो पेमेंट का स्क्रीनशॉट अटैच करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कॉन्टेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे आप फिल करके इधर सबमिट कर देना एंड देन आपको विदिन 6 आवर्स मेरे द्वारा कॉन्टेक्ट किया जाएगा। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाए। तो ये रहा प्राइस, आप देख सकते हैं अर्ली बर्ड ऑफर अभी चल रहा है। अभी प्राइस कम है बाई 100, ये इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जोसा काउंसलिंग का अभी 499 है, बाद में ये 599 हो जाएगा। एंड वैसे ही जोसा प्लस है अभी 699 है, बाद में 799 हो जाएगा। सो इसमें क्या क्या फीचर्स है, वन टाइम सपोर्ट में बेसिकली आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगा, एक बार कॉल करके आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो बेटर रहेगा अगर आप आइदर जोसा ले या फिर बेस्ट रहेगा जोसा प्लस, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जैसा मेरे पास आया है
तो 50-60,000 ही रैंक है मोस्टली स्टूडेंट्स का, तो आपको सीसैब में जाके बेस्ट कॉलेज मिलेगा। इवन 30-40,000 स्टूडेंट्स वालों, अगर आपका जेईई मेंस का रैंक अंडर 10,000 अंडर 15,000 है तो आप जोसा लीजिए, अगर इससे ज्यादा है देन जोसा प्लस सीसैब लीजिए, क्योंकि सीसैब में जाके आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा। तो पिन कमेंट चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक होगा, फिल अप कर दीजिए। विद इन 6 आवर्स मैं आपको कांटेक्ट करूंगा एंड आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एंड नहीं तो आप ये क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं, ये क्यूआर कोड भी अगर आप स्कैन करेंगे तो यही फॉर्म का लिंक आएगा, तो ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हैं एंड सारे फीचर्स आप इधर से देख सकते हैं पॉज करके। एंड ये रहा क्यूआर कोड, ये स्कैन करके आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में बेस्ट है, वहां से डायरेक्ट आपको फॉर्म का लिंक है, भरिए। विद इन 6 आवर्स मैं बोलता हूँ, बस विद इन 2-3 आवर्स ही मैं आपको ऐड कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए काउंसलिंग हेल्प बेस्ड स्कैम्स एक्सपोज, तो इधर आप देख सकते हैं, मैंने नाम ब्लर कर दिया बट आप समझ सकते हैं कौन से चैनल के बारे में बता रहा हूँ। 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है इस चैनल का एंड ऐसे स्कैम्स करते हैं ये लोग, इस बार भी कर रहे हैं, भर भर के रजिस्ट्रेशन है उनके पास एंड सबके साथ यही होने वाला है। मैं जितना ट्राई करता हूँ आपको अवेयर करता हूँ, बट मोस्टली तो स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है, तो इसलिए वो लोग फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। वो लोग 1000 रुपए में बस आपको ईमेल पे एक पीडीएफ भेज देते हैं, उसके बाद आपको ना चैट सपोर्ट मिलेगा ना कॉल सपोर्ट मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका 1000-1500 रुपए वो बस आपसे लूट रहे हैं। तो यही है लास्ट ईयर का, आप देख सकते हैं ये रिव्यू। एंड इसके साथ साथ ये भी है कि इधर जैसे स्टूडेंट मेंशन कर रहा है कि सबको सेम पीडीएफ मिलता है, जो आपको मैं बता रहा था पहले, उनका पीडीएफ जो 1.5 लाख के लिए, 90,000 के लिए, 2 लाख के लिए, सबके लिए सेम पीडीएफ, एक ही पीडीएफ वो लोग बनाते थे एंड सबको वो चीज सेंड करते जाते ईमेल पे एंड एक एक पीडीएफ के लिए वो लोग 1000-1500 रुपए चार्ज कर रहे हैं आपसे। एंड मोस्ट काउंसलिंग में ये होता है, जैसे आप देख सकते हैं, शुरू में बोलता है जोसा काउंसलिंग हेल्प डेस्क, बाद में बोलता है सीसैप के बाद कि ओनली जोसा था वो एंड सीसैप का अलग फीस चार्ज करता है, तब स्टूडेंट्स को मजबूरी में देना पड़ता है सीसैप का फीस। बस वो लोग दिखाता है कि आपका इतना वो लोग भला कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, बस ये एक बिजनेस बना दिया गया है। तो यही हो रहा है, आप इससे अवेयर रहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरा काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन करिए, बढ़िया से आपका काउंसलिंग हो जाएगा। मैं तो हूँ ही आपके साथ हमेशा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी पूरा यूट्यूब पे काउंसलिंग का सारा वीडियोस आएगा, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आप पेड काउंसलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत लोगों के लिए होगा 400-500 भी अफोर्डेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं है। मैं यूट्यूब पे सारा ये 1.5-2 महीना वीडियोस डालता रहूंगा, आपको वहां से सब कुछ समझ आ जाएगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बस चॉइस फिलिंग में आपको थोड़ा फिर मेहनत करना पड़ेगा, खुद से देख के भरना होगा, बाकी तो सारा चीज आपको इधर से समझ आ जाएगा। तो ये रहा लास्ट ईयर काउंसलिंग हेल्प डेस्क का रिव्यू, आप पढ़ सकते हैं। एंड ये जब काउंसलिंग हो गया था, जैसे आप देख सकते हैं, प्लीज गिव योर फीडबैक अबाउट द काउंसलिंग हेल्प डेस्क, उसके बाद मैंने फीडबैक लिया था, तो एकदम जेन्युइन रिव्यू है। सो आप लोग ये स्लाइड पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड इसके साथ ऑल इंडिया रैंक 3070 99.7% इन जेईई मेंस 23, ऑल इंडिया रैंक 150 इन WBJEE 2023, इसका रिव्यू भी आप देख सकते हैं। Now that you have cleared the JEE mains, you will get into a college. So how did you prepare for the counseling process? That's what I mean to ask. You can take guidance from your close teachers or maybe friends who previous year senior friends who have already applied, or you can take guidance from YouTube channels or videos also. Like I told you before, I did my counseling from that Gaurav Roy. Right, he is right. now reading in my college only. You can search it, Gaurav Roy, NIT Durgapur. तो ऐसे बहुत लोगों का काउंसलिंग मैं ही करवाया था। तो आप टॉपिक पे वापस आते हैं, अगर आपको काउंसलिंग हेल्प डेस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो सुनिए वीडियो पूरा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो मॉक सीट एलोकेशन राउंड बेसिकली मॉक टेस्ट की तरह ही होता है। आपको टेस्ट में क्या मार्क्स मिलेगा, मॉक टेस्ट आपको आइडिया देता है, वैसे ही एक्चुअल जोसा के 6 राउंड में आपको क्या मिल सकता है, वो मॉक राउंड आपको आइडिया देगा। तो गिव्स यू एन आइडिया अबाउट व्हिच कॉलेज यू माइट गेट इन एक्चुअल जोसा राउंड, व्हिच टेक प्लेस ऑन 7th एंड 9th डे। तो 10 दिन का चॉइस फिलिंग होगा, उसमें से 7th एंड 9th डे में आपका मॉक राउंड होगा, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल जोसा राउंड में आपको क्या क्या मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मॉक सीट राउंड 2 रिजल्ट अप्रोक्सीमेट जोसा राउंड 6 रिजल्ट के इक्वल है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट मोस्टली मेरा जो ऑब्जर्वेशन है मुझे यही लगता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ यही एप्लीकेबल होता है, जो उनको राउंड 2 में मिलता है मॉक सीट में, वही उनको राउंड 5 या राउंड 6 में मिलता है जोसा में। सो यू विल मोस्ट प्रोबेबली गेट लोअर कॉलेज और ब्रांच इन जोसा राउंड 1 एज कम्पेयर टू मॉक राउंड 2। तो ये क्यों होता है, मॉक राउंड 2 के बाद भी बेसिकली 9th डे में ये हो रहा है, तो लास्ट दिन में मैक्सिमम जो ड्रॉप आउट होते हैं वो लास्ट दिन में चॉइस फिलिंग करते हैं, क्योंकि उनको पता ही होता है कैसे काउंसलिंग प्रोसेस काम करता है, तो इसलिए वो लोग लास्ट में चॉइस फिलिंग करते हैं। बट ये जो आपको राउंड आता है मॉक राउंड 2 रिजल्ट, ये 9th डे पे आता है, तो ये आप टिल 8th डे जितना चॉइस फिलिंग हुआ है सारे स्टूडेंट्स को, उसके बेसिस पे आपको दिखाता है। तो लास्ट 2 दिन में बहुत सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं, तो इसलिए ये चीज होता है। मोस्टली ड्रॉपर्स फिल देयर चॉइसेस ऑन द लास्ट 2 days एंड मेनी मॉडिफाई देयर चॉइसेस ऑन द लास्ट few days, which create a significant change. So ये कुछ choice filling tips. List down the colleges you might get according to your rank. You can use the past year's cutoff ranks 22-23 to chalk out your preferences. Now prepare a fair list of the colleges you are interested in. पहले देखिए क्या क्या options आपके पास है,
एंड देन एक फेयर लिस्ट प्रिपेयर करिए। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, बेस्ट है काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन कर लीजिए, हम सब कर देंगे आपके लिए। Be careful while filling the 4-year or 5-year course of the same branch. Always prefer 4-year course over 5 years. तो इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमटेक करना उचित नहीं है, मुझे ये लगता है। हालांकि 5 साल में आपका कोर्स हो जाएगा, बट एमटेक का डिग्री आपको एनआईटी से मिल रहा है तो उतना वो वैल्यू नहीं करेगा। अगर आपको एमटेक करना ही है तो बीटेक के बाद आप गेट दे सकते हो, उसमें बढ़िया रैंक अगर आप लाएंगे तो आपको आईआईटी मिल जाएगा। और गेट बहुत आसान एग्जाम है एज कम्पेयर टू जेईई एडवांस। सो बेटर रहता है बीटेक ब्रांच प्रेफर करिए, उसमें आपको 4 साल के बाद जॉब भी जल्दी मिलेगा एंड आपको बेटर प्लेसमेंट भी देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड डोंट टेक इंटीग्रेटेड एमएससी ब्रांच इन टॉप एनआईटीज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉलेज। तो इंटीग्रेटेड एमएससी ब्रांच किन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए, इंटीग्रेटेड एमएससी ब्रांच में कैसा प्लेसमेंट होता है ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। मुझे भी नहीं पता था, कॉलेज आने के बाद मुझे पता चला। तो इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्लेसमेंट मोस्टली आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है। जैसे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया आपका एलएन, फिटजी, आकाश, ये सब लोग ऑन कैंपस आके हायर करता है और ठीक ठाक पैकेजेस देता है, ऐसा नहीं खराब देता है। बट यही आपको ध्यान रखना है कि फिर आपको टीचिंग सेक्टर में आप जा रहे हैं तो टीचिंग में अगर आप इंटरेस्टेड है देन आप इंटीग्रेटेड एमएससी ब्रांच लीजिए। अगर आप इंटीग्रेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं तो आप जेईई नीट दोनों ही सेक्टर में पढ़ा सकते हैं। अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी मैथ्स लेते हैं देन आपको जेईई सेक्टर में पढ़ाना पड़ेगा। सो बट ये है यू विल नॉट बिकम एन इंजीनियर, तो बीटेक का डिग्री फिर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग पढ़ रहे होंगे मोस्टली इंजीनियर बनना है, आपको यही आप डिसाइड करे थे। बट इस ब्रांच में अगर आप जाते हैं तो आपको फिर डिग्री नहीं मिलेगा, अलग डिग्री हो गया, ये तो नॉट जनरल कोर्स हो गया बेसिकली। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंड यूज चॉइस रीअरेंज एंड चॉइस इंटरचेंज टू एडिट योर चॉइस लिस्ट। तो चॉइस लिस्ट ऊपर नीचे करने में बेसिकली ये सारे ऑप्शन है, तो ये अगर आप करेंगे आपको आसानी होगा चॉइस फिलिंग सजाने में। कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑल्सो इन माइंड। तो ये सारा 9 पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। फर्स्ट, जस्ट डोंट रन ब्लाइंडली आफ्टर सीएससी एनईसी, फोकस ऑन कॉलेज ऑल्सो। मैं खुद ये गलती किया था 2022 में, मुझे सीएससी मोस्टली जगह पे नहीं मिल रहा था तो इसलिए मैं एनआईटी आंध्र प्रदेश चला गया था एंड फिर मुझे ड्रॉप आउट भी करना पड़ा क्योंकि उधर बहुत सारा प्रॉब्लम्स था। मेरा जेईएमएस 22 में ऑल इंडिया रैंक 18,000 था, तो उसके बेसिस पे होम स्टेट में एनआईटी दुर्गापुर टॉप 10 एनआईटी है, उधर मुझे सीएससी नहीं मिल रहा था एंड ईसी भी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं फिर एनआईटी आंध्र प्रदेश चला गया जो कि लोअर एनआईटी है। तो इधर आप प्रेफर मत करिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि आप टॉप 10 एनआईटीज में कोर में जा सकते हैं या फिर थोड़ा ठीक एनआईटी में जाइए, बस ब्रांच को ही प्रेफरेंस मत दीजिए। कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांच से, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है एंड यही मैं फॉलो करता हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है एंड एनआईटी आंध्र प्रदेश मत चूज करिएगा। ये वीडियो देख लेना, ये मैं लास्ट ईयर बनाया था आफ्टर ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम एनआईटी आंध्र प्रदेश, तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप होम स्टेट स्टूडेंट है आंध्र प्रदेश का देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एडजस्ट कर लेंगे। सो अगर होम स्टेट है तभी चूज करना, नहीं तो अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट है तो आंध्र प्रदेश मत भरना। एंड जस्ट डोंट चूज द कॉलेज सीइंग इज प्लेसमेंट डेटा। तो बस प्लेसमेंट डेटा देख के मत चले आना, उसमें भी बहुत कुछ होता है, एवरेज पैकेज, मीडियन सैलरी अलग होता है, एवरेज सैलरी अलग होता है। एवरेज सैलरी ज्यादा होगा क्योंकि एक स्टूडेंट को अगर अच्छा पैकेज मिल जाता है 60-70 एलपीए का, अगर एक स्टूडेंट का पैकेज लग जाए तो ओवरऑल पूरा बैच का एवरेज सैलरी बहुत ज्यादा दिखाएगा। बट मीडियन सैलरी डेटा एक बेटर ऑप्शन है देखने के लिए, क्योंकि मीडियन मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को कितने का पैकेज मिला था एंड एवरेज मतलब सारे स्टूडेंट्स का टोटल करके बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसलिए मीडियन सैलरी हमेशा देखा करिए अगर आप कंपेयर कर रहे हैं प्लेसमेंट डेटा। एंड कुछ कॉलेजेस है जैसे एनआईटी जमशेदपुर का सीएससी का एवरेज पैकेज बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट एनआईटी टीची के बराबर का है या फिर उससे ज्यादा है। तो ये क्यों है, क्योंकि उधर बैच साइज बहुत कम है। जैसे उधर के स्टूडेंट्स है, मुझे जितना पता चला अराउंड 60 स्टूडेंट्स है एनआईटी जमशेदपुर के सीएससी में, तो उधर इसलिए एवरेज ज्यादा दिखाता है क्योंकि 60 में से अगर एक का भी पैकेज लग गया 50-60 एलपीए का, तो सोचिए आप पूरा बैच का एवरेज कहाँ चला जाता है। इसलिए 25 के आसपास, 25-27 एलपीए के आसपास उसका एवरेज है। एंड बाकी एनआईटीज में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं सीएससी में, जैसे मेरे एनआईटी में एनआईटी दुर्गापुर जो कि टॉप 10 एनआईटी है, इधर अराउंड 180 to 200 स्टूडेंट्स है सीएससी में, तो ऑब्वियसली एवरेज इसका कम होगा। जितना ज्यादा स्टूडेंट्स होगा एवरेज उतना कम होगा। तो ये भी आपको देखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है देन आपको मीडियन सैलरी या फिर एवरेज सैलरी देखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर कम होगा, एक स्टूडेंट का बढ़िया पैकेज लग जाएगा, पूरा एवरेज 30-40 एलपीए दिखाएगा। चेक वेदर कॉलेज एज अ परमानेंट कैंपस और नॉट। तो बहुत सारे ट्रिपल आईटीज में परमानेंट कैंपस तक नहीं है, आप बस प्लेसमेंट डेटा के बेसिस पे चले जा रहे हैं ट्रिपल आईटी। तो बस प्लेसमेंट देख के उसके पीछे मत भागने लग जाना। प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है बट उसके साथ साथ कॉलेज लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज लाइफ ही आपको सब कुछ सिखाएगा। क्योंकि आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है, आपको कैसा एक्सपोजर मिलेगा, कॉलेज में कैसे स्टूडेंट्स होंगे, ये सब बहुत मैटर करते हैं। 4 साल आपको गुजरना है, उसके बाद आपको प्लेसमेंट मिलेगा, बट पहले 4 साल आपको स्पेंड करना पड़ेगा कॉलेज। सो इसलिए कॉलेज लाइफ अच्छा होना बहुत जरूरी है ओवरऑल आपके डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए आपको कॉलेज का परमानेंट कैंपस है या नहीं चेक करना होगा। चेक वेदर द कॉलेज इज प्रोवाइडिंग हॉस्टल फैसिलिटी और नॉट। तो अगर आप अदर स्टेट पे जा रहे हैं एंड अगर कॉलेज हॉस्टल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए हमेशा चेक कर लीजिए कॉलेज हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं।
जैसे NIT रायपुर में हॉस्टल नहीं मिलता अदर स्टेट स्टूडेंट्स को, IIST शिवपुर में होम स्टे स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है हॉस्टल। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिधर हॉस्टल फैसिलिटी नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चेक वेदर द फूड एंड वेदर ऑफ दैट प्लेस सूट्स यू और नॉट बिकॉज यू हैव टू स्पेंड 4 years फर्स्ट। तो पहले आपको 4 साल उधर स्पेंड करना पड़ेगा, तो इसलिए उधर का फूड वेदर सब सूट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका हेल्थ इशू होगा एंड फिर आपको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। मेरे साथ भी यही इशू हुआ था। आंध्र प्रदेश में बहुत ही घटिया खाना मिलता है, वो सब मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन कराऊँ। तो आंध्र प्रदेश के रिगार्डिंग अगर किसी को जानना है तो वीडियो देख सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। खाना वगैरह सही रहेगा तभी आपका हेल्थ ठीक रहेगा, एंड हेल्थ ठीक रहना सबसे जरूरी है। प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ तभी होगा अगर आप हेल्दी रहेंगे, अगर आप फिट रहेंगे। तो फिट रहना एंड फिजिकल मेंटल हेल्थ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में। ऑल्सो चेक द कल्चर, कैंपस लाइफ एंड लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। तो लोकेशन वगैरह भी अच्छे से देख लेना कि वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में मैं तो बोलता हूँ अवॉइड करना। सिलचर एंड अगरतला सही है, इसमें आप बिल्कुल जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी नॉर्थ ईस्ट NIT बहुत दूर पड़ जाएगा। बहुत जगह तो कहाँ पहाड़ में बना रखा है, जैसे NIT सिक्किम, तो उधर रिमोट लोकेशन में आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया फिर आप वापस भी नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए ध्यान से भरिए कॉलेज। ऐसे जगह मत चले आना जहाँ से अगर कुछ प्रॉब्लम होगा आप घर भी वापस ना आ पाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत ही एक्सट्रीम लोकेशन पे मत चले आना। सो लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉलेज चूज करने के लिए। नेक्स्ट, ऑल्सो चेक वेदर लैंग्वेज बैरियर इज देयर और नॉट, मोस्टली इज नॉट देयर। सो साउथ में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी तो आपको नहीं होगा लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि मोस्टली पूरे इंडिया को ही हिंदी आता है, तो उतना लैंग्वेज बैरियर आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में जैसे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर था, क्योंकि सब लोग तेलुगु बोलते थे, किसी को हिंदी नहीं आता था। बाकी सारे स्टेट्स में जैसे कर्नाटक, केरला में सबको मोस्टली हिंदी आता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड फिर तमिलनाडु में इंग्लिश आता है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ऐसे स्टेट में जाना जहाँ का लैंग्वेज आपको थोड़ा बहुत समझ आए। नेक्स्ट, इफ यू आर सिलेक्टिंग अ लोअर ब्रांच ऑफ एनी कॉलेज, चेक वेदर ब्रांचेस फैसिलिटीज देयर और नॉट। तो बहुत लोग ऐसे टॉप कॉलेजेस का लोअर ब्रांच पे चले जाते हैं, फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ाई करके CGPA बढ़िया करके वो लोग ब्रांच चेंज करेंगे। तो ये होता भी है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है ब्रांच चेंज करना। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ब्रांच चेंज हो जाएगा। NIT दुर्गापुर में जैसे मैं कह सकता हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ब्रांचेज बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मेरा कुछ ना पढ़ के ही 7.5-8 CGPA के आसपास रहता है। तो आपको ब्रांचेज के लिए 9 से ज़्यादा चाहिए, तो 9 से ज़्यादा आराम से आ जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि टीचर्स वगैरह जो देते हैं कॉलेज में उसी से क्वेश्चन आता है। तो एक रात पहले पढ़ के 8 CGPA के आसपास ला देते हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं है। तो अगर आप लोअर ब्रांच पे जा रहे हैं तो ब्रांच चेंज फैसिलिटी है या नहीं ये देख लीजिए। मुझे पर्सनली लगता है IITs तो कुछ साल बाद सारे बंद कर देंगे ब्रांच चेंज, क्योंकि वो एक प्रेशर भी बनता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि उनको ब्रांच चेंज करना ही है। तो बहुत स्टूडेंट्स को कॉलेज जाने के बाद भी फैमिली से प्रेशर आता है कि ब्रांच चेंज करना है, तो इसलिए बहुत प्रेशर बन रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर इस फैसिलिटी की वजह से। तो ब्रांच चेंज IITs में तो बंद हो जाएगा, एंड NITs में है, अभी भी काफ़ी NITs में है, बट कुछ NITs में नहीं है। अराउंड 9 to 10 NITs में आउट ऑफ 31 ब्रांचेस फैसिलिटी नहीं है। जैसे NIT ट्रिची हो गया, NIT कुरुक्षेत्र हो गया, एंड ऐसे बहुत सारे NITs में नहीं है टॉप के। सो ये देख लेना, अगर आप चूज कर रहे हैं ये सोच के कि ब्रांच चेंज कर लेंगे, तो देख लेना पहले कि कॉलेज में ब्रांचेस फैसिलिटी है भी या नहीं। नेक्स्ट, कॉलेज मच ग्रेटर देन ब्रांच। तो ये पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन वैरी कर सकता है, बट मैंने इतने सालों में जितने स्टूडेंट्स को देखा और मेरे से बात हुआ जितने लोगों को, सब लोग अल्टीमेटली यही बोलते हैं कॉलेज मच ग्रेटर देन ब्रांच। क्योंकि कॉलेज लाइफ जो 4 साल आप स्पेंड कर रहे हैं वही आपका बहुत कुछ डिसाइड करेगा। 4 साल बाद आप इंजीनियरिंग करेंगे भी या नहीं, ये भी बहुत स्टूडेंट्स का फिक्स नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत जगह अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, कोई UPSC का तैयारी कर रहा होता है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम, तो वेरी करता है स्टूडेंट्स। तो ये सब कॉलेज लाइफ अगर बढ़िया होगा तो आपको एक्सपोजर बढ़िया मिलेगा, तो फिर आपको ऑप्शंस मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए। तो जितना बढ़िया कॉलेज होगा उतने सारे आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने को मिलेगा। तो इसलिए मैं पर्सनली बोलता हूँ कॉलेज को प्रेफर करिए, बट बहुत लोअर कॉलेजेस में मत चले आना ब्रांच के चक्कर में। अगर आपको है कि आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, CSE में ही जाना है, ऐसे बहुत लोगों को होता है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, बट एकदम लोअर कॉलेज में मत चले आना। बीच में जो थोड़ा ठीक कॉलेज है उधर आपको अगर CSE मिल रहा है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, तब आपको कॉलेज प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप श्योर है कि आपको कोडिंग ही करना है एंड IT सेक्टर में ही जाना है, अगर आप श्योर नहीं है कि आप बस सुन रहे हैं CSE का प्लेसमेंट्स बढ़िया है, उस बेसिस पे कभी मत जाना, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। आपको लोग बस हाइप कर दिए कि CSE का देखो 25-30 LPA का जॉब मिलेगा, 4 साल बाद आपके पास पर ईयर 30-40 लाख आएगा, इतना पैसा है। ये सब बातों में आके मत चले आना। ये 30-40 लाख जो है इसमें भी बहुत कुछ है जो आपको पता नहीं है। 30-40 में बेस सैलरी आपका 12-13 LPA का होता है मोस्टली कॉम्प्राइज, मतलब इन हैंड सैलरी आपको 13 लाख की आएगा। 40 बस दिखा रहे, उस पर ज्वाइनिंग बोनस का होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में जो 43 लाख का पैकेज होता है उसमें 6 लाख ज्वाइनिंग बोनस ही है, तो नेक्स्ट ईयर से आपको नहीं मिलेगा, 6 लाख कम हो गया। ऐसे ही बहुत सारे बोनस फैक्टर्स है, वो मिला के 43 दिखाते हैं, असली में बेस सैलरी आपका 14-15 लाख ही होता है। तो कोर ब्रांचेस का एवरेज भी टॉप 10 NITs में 10-12 लाख के आसपास ही होता है।
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके साथ लेस हेक्टिक भी होगा, आईटी सेक्टर में आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो ये चीज है। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मिल गया, जैसे मेरे कॉलेज में या बहुत जगह बीपीसीएल ओएनजीसी ऑन कैंपस आता है और ये लोग 13-14 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में पैकेज देता है, तो ये पूरा आपको इन हैंड आएगा, इसमें कुछ है नहीं बोनस वगैरह वो सब से। तो कोर में भी बहुत अच्छे जॉब्स है जो लोग अभी बताते नहीं है आपको। आप कॉलेज में आएंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, आपके सीनियर्स बता देंगे, नहीं तो सारे जो माहौल है उधर से ही आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सारे अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं कोर से, ऐसा नहीं है कोर में नहीं होते। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल कुछ दिन पहले ही मेरे कॉलेज से बीपीसीएल में सिलेक्ट किया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड, उसमें बढ़िया पैकेज देता है, 13-14 LPA का पैकेज देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, एकदम फिक्स जॉब है, स्टेबिलिटी है। तो ऐसे बहुत जॉब्स होते हैं। अगर आप कॉलेज में आके अच्छे से पढ़ेंगे कोर में जाके, तो आपको उधर से भी बढ़िया प्लेसमेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोर से उस डे में कोर को ज्यादा बोल रहा हूँ अच्छा है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ यही होता है। मैंने देखा है कि वो लोग हाइप हो जाता है सीएससी का पैकेज देख, इसलिए मैं आपको काउंटर आर्गुमेंट भी बता रहा हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है कि सीएससी खराब है, सीएससी बहुत अच्छा ब्रांच है एंड सबसे डिमांडिंग ब्रांच अभी सीएससी है। एंड सीएससी में आपको फिर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज सैलरी में देखने को मिलेगा। अगर आपको 43 LPA अभी मिल रहा है तो 5-6 साल जब आप काम करेंगे वो 60-70 LPA हो जाएगा। तो यही चीज है। सो ये सब ओवरऑल देख के फिर सिलेक्ट करिए, बट अच्छे से सिलेक्ट करना, तो ये अच्छे से आपको देख के भरना पड़ेगा चॉइस फिलिंग। एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है देन काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन कर लीजिए, आपको अच्छे से हम बता देंगे। सो आई थिंक आप समझ गए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए फ्रेंड्स से। नेक्स्ट बात करते हैं होम स्टेट कोटा क्या होता है। सो एनआईटीज में होम स्टेट कोटा होता है, बेसिकली 50% रिजर्वेशन इज देयर फॉर होम स्टेट स्टूडेंट्स। तो जो भी आपका होम स्टेट एनआईटी है उधर 50% रिजर्वेशन होगा होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपका रैंक खराब है और आपका कोई अच्छा होम स्टेट एनआईटी है, जैसे एनआईटी सिलचर में जनरल स्टूडेंट को 1.5-2 लाख रैंक तक कॉलेज मिलता है, ऐसे ही अगर थोड़ा बहुत ठीक एनआईटी होगा तो आपको होम स्टेट कोटा का एडवांटेज मिलेगा। होम स्टेट इज नॉट योर डोमिसाइल और वेयर यू आर बोर्न। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। होम स्टेट इक्वल टू स्टेट फ्रॉम वेयर यू पास क्लास 12। आप हो सकते हैं किसी और स्टेट में पैदा हुए थे, बट कोई भी रीजन से आप दूसरे स्टेट में फिर शिफ्ट हो गए, तो ही आपका होम स्टेट फिर कंसीडर होगा जहां से आपने अपना 12th करी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्लेस ऑफ बर्थ होम स्टेट कोटा मतलब, तो ऐसा नहीं है। स्टेट फ्रॉम वेयर यू पास क्लास 12। यू हैव हाई चांसेस टू गेट बेटर ब्रांचेस इन योर होम स्टेट एनआईटी। उसमें होम स्टेट स्टूडेंट्स 50% होता है, तो इसलिए ज्यादा रैंक तक जाता है होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, अदर स्टेट के लिए वो जल्दी बंद हो जाता है। तो अगर मैं मेरा एनआईटी के बारे में बात करूं, एनआईटी दुर्गापुर, तो इधर अगर एनआईटी दुर्गापुर सिविल अदर स्टेट के लिए मान लीजिए 52,000 पे बंद होता है, तो होम स्टेट के लिए वो 57-58,000 पे बंद होगा। तो ये चीज है, थोड़ा बहुत 5-6 हजार रैंक का आपको एडवांटेज मिलेगा अगर आपको थोड़ा रिसेंट होम स्टेट होगा, मतलब जिधर कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है, मतलब एवरेज है। तो ये चीज है, आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा होम स्टेट एनआईटी को ज्यादा प्रेफर करिएगा। सो अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको होम स्टेट में तो बहुत ज्यादा एडवांटेज देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा रैंक पे, स्पेशली एससी एसटी में 3-4 लाख पे होम स्टेट पे कॉलेजेस मिलते हैं और बढ़िया एनआईटी में बढ़िया ब्रांच मिलता है। एंड ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में भी होम स्टेट में काफी एडवांटेज देखने को मिलता है। तो होम स्टेट एनआईटी को हमेशा प्रेफर करिए, उधर आपको बेटर ब्रांच मिल रहा होगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्या ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। तो ये ऑर्डर प्लेसमेंट के बेसिस पे है। अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट है तो आपको उधर ही जाना चाहिए, प्लेसमेंट के पीछे मत जाना। जिस ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है उसी ब्रांच में आपको जाना चाहिए। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ही था कि उनको बायो पसंद नहीं था, इसलिए वो लोग इंजीनियरिंग में आ गए, तो उनका कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं होता है। तो प्लेसमेंट के बेसिस पे ये है ऑर्डर। बट अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाना है या फिर आपको और कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो फिर आपको मैकेनिकल, केमिकल, प्रोडक्शन, सिविल, मेटलर्जी, बायोटेक, ये सारे कोर ब्रांचेस चूज करना चाहिए, फिर सीएसईसी में मत जाना। तो जिनका फोकस बस प्लेसमेंट्स है उनके लिए ये है ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर। सीएससी, देन सीएससी विद स्पेशलाइजेशन, जैसे सीएससी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या और भी स्पेशलाइजेशन जो आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आईटी, उसके बाद सीएस विद बिजनेस सिस्टम, ये कुछ ट्रिपल आईटीज वगैरह में होते हैं। नेक्स्ट ईसी विद स्पेशलाइजेशन, जैसे ईसी विद वीएलएसआई सिस्टम, ऐसे बहुत कुछ होता है स्पेशलाइजेशन। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, प्रोडक्शन, सिविल, मेटलर्जी, बायोटेक एंड लास्ट में बायोमेडिकल। तो ये रहा ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर। वैसे तो दूसरा सब में बस आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस ही मिलेंगे, बट अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो फिर डोंट टेक एनीथिंग एक्सेप्ट सीएससी एनईसी। आप कोई इलेक्ट्रिकल या फिर कोई कोर ब्रांच में प्राइवेट कॉलेज में कभी मत जाना, फिर आपको प्लेसमेंट ही नहीं लगेगा। तो कोर ब्रांचेस अगर आपको लेना है फिर टॉप 10 एनआईटीज बेस्ट है, बाकी एनआईटीज में भी कोर में ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाएगा। तो सीएससी स्पेशलाइजेशन ऑर्डर आपको बता देता हूँ।
सो फर्स्ट आपको प्रेफरेंस देना है CS विदाउट एनी स्पेशलाइजेशन, जस्ट कंप्यूटर साइंस ब्रांच, तो उसको आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। उसके बाद CS विद AI एंड मशीन लर्निंग, या फिर काफ़ी जगह सिर्फ AI बोलते हैं या फिर काफ़ी जगह AI एंड मशीन लर्निंग बोलते हैं, तो उसके बाद आपको ये प्रेफरेंस देना है। थर्ड नंबर पे CS विद AI, फोर्थ CS विद डेटा साइंस, फिफ्थ CS विद IoT एंड साइबर सिक्योरिटी एंड लास्ट में CS विद IoT। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन डाउट्स जो आपको चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग होता है, और चॉइस फिलिंग कैसे करना है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ चॉइसेस कैन आई फिल, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, आपको जितना लगेगा कि आपको इतना भरना चाहिए उतना ही आप भर सकते हैं। जस्ट स्टेट किया दैट प्रेफरेंस ऑर्डर इज करेक्ट फ्रॉम मोस्ट प्रेफर टू लीस्ट प्रेफर। तो ये क्या सीन है ये मैं आपको बता दूं। योर चॉइस फिलिंग लिस्ट विल बी चेक स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 चॉइस एंड विल स्टॉप एट द सीरियल नंबर वेयर योर रैंक विल बी विद इन द क्लोजिंग रैंक ऑफ दैट कॉलेज। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे चॉइस फिलिंग काम करते हैं। तो सपोज आपका सीआरएल है 35,000, तो आपको लास्ट 2 ईयर का कट ऑफ देखना है कि 35,000 के आसपास कौन कौन से कॉलेज मिल रहा है, और उस हिसाब से आपको अरेंज करना है। मान लीजिए आपको NIT दुर्गापुर में आना है, तो आप फिर फर्स्ट चॉइस रखेंगे NIT दुर्गापुर इलेक्ट्रिकल, उसमें बहुत चांसेस नहीं है, तो NIT दुर्गापुर इलेक्ट्रिकल फर्स्ट में रहेगा। नेक्स्ट NIT दुर्गापुर मैकेनिकल, थर्ड में NIT दुर्गापुर सिविल, फोर्थ में NIT दुर्गापुर मेटलर्जी। सो जब आपका चॉइस फिलिंग चेक होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल चेक होगा, इलेक्ट्रिकल आपको नहीं मिलेगा, देन सेकंड नंबर पे जाएगा मैकेनिकल, मैकेनिकल भी आपको जो समय नहीं मिलेगा, थर्ड नंबर पे जाएगा केमिकल, केमिकल भी आपको जो राउंड 1 में नहीं मिलेगा, फोर्थ पे जाएगा सिविल, सिविल आपको मिल जाएगा तो उधर रुक जाएगा। तो फिर नेक्स्ट राउंड से आपका अगर मान लीजिए फोर्थ नंबर चॉइस पे रुका है, तो थर्ड, फर्स्ट और सेकंड वाला ये 3 चॉइसेस चेक होगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। तो जहां रुक जाएगा एक बार, उसके नीचे वाले कॉलेजेस आपके लिए नेग्लिजिबल हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं। मान लीजिए आपको राउरकेला का मैकेनिकल चाहिए, तो आपको वो सबसे ऊपर बनना चाहिए, क्योंकि वो अगर नीचे रह गया एंड उसके ऊपर का कोई कॉलेज में रुक गया आके, तो फिर वो नीचे वाला कॉलेज कभी नहीं चेक होगा, वो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। स्पेशली ये IITs के केस में एलिजिबल है, क्योंकि अगर जो समय बाई चांस आपसे गलती हो भी गया तो फिर वो रेक्टिफाई किया जा सकता है सीसैप में, बट IITs डोंट पार्टिसिपेट इन सीसैप। एक बार चॉइस लॉकिंग हो जाएगा, उसके बाद 6 राउंड के बीच में कभी आपको मौका नहीं मिलेगा, वो फिर से आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। एक बार ही आपको मौका मिलेगा तो 10 दिन स्टार्टिंग में, उसके बाद वो लॉक हो जाएगा, उसके बाद सीधा सीसैप में आप फिर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बीच में कुछ चेंजेस करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करना है। अगर आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे तो हमारा काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन करिए, हमारा हेल्प लेके करिए, लेकिन सही करिए। तो दूसरा राउंड 1 में आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो जहां रुकेगा उसके ऊपर सारे अच्छे कॉलेजेस होना चाहिए, ताकि बाकी राउंड में आपका मौका बने कि आपको इससे बेटर चॉइस मिल सके एंड आपका चॉइस अपग्रेड हो जाएगा। तो इसलिए जो अच्छा लगता है आपको, कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिस कॉलेज में, जिस ब्रांच में, उसका ऊपर भरिए। मैक्सिमम लोग CSE के चक्कर में NIT मणिपुर, NIT मिजोरम, CSE ऊपर भर देंगे एंड टॉप 10 NITs का कोर ब्रांच उसके नीचे। तो वो मान लीजिए NIT मिजोरम CSE में रुक गया एंड उसके नीचे है आपका सारे NIT राउरकेला, NIT दुर्गापुर, NIT कैलीकट, सारा उसके नीचे है, तो फिर उस कॉलेजेस में जाएगा ही नहीं कभी। फिर NIT मिजोरम के ऊपर वाले जितने आप भरे होंगे उसमें ही होगा, उसमें नहीं मिला तो NIT मिजोरम CSE आपका लास्ट तक रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन कर लीजिए, बेटर रहेगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ डज द सीट अपग्रेडेशन सिस्टम वर्क। सपोज यू गेट चॉइस नंबर 13 जो राउंड 1 एंड यू हैव फिल्ड इन टोटल 90 चॉइसेस। सो बेसिकली आपने 90 चॉइसेस भरे थे एंड आपको चॉइस नंबर 30 अलॉट होता है जो राउंड 1 में। तो नेक्स्ट राउंड से बस ऊपर के 29 चॉइसेस ही कंसीडर किया जाएगा। देन फ्रॉम सेकंड राउंड ओनली द 29 चॉइसेस अबव योर अलॉटेड कॉलेज विल बी चेक्ड। If you are getting anything among these 29, then your seat will get upgraded. Otherwise, it will remain same for float option. तो बेसिकली आपको फ्लोट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। प्लीज फ्लो स्लाइड क्या है ये भी मैं आगे बताऊंगा, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बट ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है फ्लोट ऑप्शन, जिसमें आपको जो कॉलेज मिले वो तो रहेगा ही एंड ऊपर का अगर कुछ मिल रहा है तो अपग्रेड हो जाएगा, नहीं तो जो मिला था वही कंटिन्यू होगा फर्दर राउंड्स के लिए। तो ये है जोसा काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग का प्रोसीड्यूर, ऐसे ही काम करता है चॉइस फिलिंग। And कुछ और डाउट्स है, if someone with almost same rank as mine fills the same college at serial number 10 and I fill it in serial number 21, will he be given preference? तो ऐसा कुछ नहीं है। सो इट हैज नथिंग टू डू विद द सीरियल नंबर। बेसिकली जो भी होगा वो आपके CRL एंड कैटेगरी रैंक के बेसिस पे होगा। जिसका बेटर होगा कैटेगरी रैंक, जिसका बेटर होगा CRL, उसको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। चेन्नई के लिए CRL एंड बाकी कैटेगरी के लिए कैटेगरी रैंक। प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत सही होना चाहिए। योर टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कैन बी एनीथिंग, बट योर प्रेफरेंस ऑर्डर शुड बी एब्सोल्युटली परफेक्ट, क्योंकि यही प्रेफरेंस ऑर्डर आपका आगे का 4 साल एंड प्रोबेबली पूरा आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चॉइस फिलिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना है। सो नेक्स्ट बात करते हैं चॉइस लॉकिंग के बारे में। सो JEE एडवांस के बाद आपको एक पर्टिकुलर कैलेंडर मिलेगा कि किस दिन में क्या होने वाला है, तो सब कुछ डिटेल वे में मेंशन करके जोसा का एक ब्रोशर निकलेगा। जब भी आएगा मैं इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा, और ऐसी यूजफुल वीडियोस तो मिलता ही चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा जोसा सीसैप काउंसलिंग में ऐसी ही बढ़िया वीडियोस मिलेगा। जोसा सीसैप काउंसलिंग में सबसे इन डेप्थ वीडियोस इसी चैनल पे मिल रहा होगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
So if you don't lock your choices within the given time frame, your choice will automatically locked by the system. So अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते तो ऑटोमेटिकली चॉइस लॉकिंग हो जाता है, उतना दिक्कत वाली बात नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉक कर देगा जब डेट आएगा, जब लॉक हो जाता है। बट बेटर रहता है अगर आप खुद से मैनुअली लॉक करेंगे तो फिर एक श्योरिटी रहता है कि हाँ लॉक हो गया, क्योंकि बाई चांस अगर लॉक नहीं हुआ तो फिर आपको काउंसलिंग में कंसीडर नहीं किया जाएगा। It's always a safe option to manually lock it because many times auto lock by system doesn't work due to technical glitch. If your choice filling order is not locked, you will not be considered for JOSA. So ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंड इसके साथ लॉक योर चॉइसेस ऑन द लास्ट डे ऑफ चॉइस फिलिंग सो दैट यू कैन एडिट योर चॉइसेस इफ यू विश। तो एक बार अगर आप चॉइस लॉकिंग कर देंगे उसके बाद वो फिर अनलॉक नहीं हो सकता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट डे पे ही चॉइस लॉकिंग करना अगर आपको मैनुअली लॉक करना है, नहीं तो ऑटो लॉक पे भी आप छोड़ सकते हैं। बात चॉइस लॉक स्टार्टिंग में मत कर देना, 10th डे पे ही आके आपको चॉइस लॉकिंग करना है। एंड ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज बहुत काउंसलिंग से डिफरेंट है। यू कांट ज्वाइन जोसा काउंसलिंग बिटवीन राउंड्स, आइदर यू पार्टिसिपेट फ्रॉम फर्स्ट राउंड और एल्स यू कैन पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन सीसेट। WBG काउंसलिंग या फिर बाकी स्टेट काउंसलिंग में ये होता है कि आप बीच में ज्वाइन कर सकते हैं सेकंड राउंड से, थर्ड राउंड से, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो जब आपका चॉइस लॉकिंग हो जाएगा उसके बाद जोसा राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। सो फर्स्ट आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा, उसके बाद चॉइस लॉकिंग एंड देन जोसा राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। एंड उस दिन आपको सीट अलॉटमेंट होगा, जिनका थोड़ा अच्छा रैंक है उनको अलॉट हो जाएगा, बाकी स्टूडेंट्स को धीरे धीरे बाकी राउंड पे सीट मिलता जाएगा। सो जोसा काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड इन 6 राउंड्स। यू नीड टू वेट टिल यू आर अलॉटेड अ सीट। वंस यू गेट अ सीट यू हैव दिस 3 ऑप्शंस, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। तो ये फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड आखिर है क्या? आप सोच रहे होंगे कि क्या टर्म से कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं समझा दूंगा। एंड ये चीज आपको ध्यान रखना है, वेट टिल द लास्ट राउंड एज योर सीट माइट अपग्रेड। तो ऐसा मत करना कि आप फिर जोसा काउंसलिंग छोड़ दे रहे हैं बीच में, विथड्रॉ मत कर देना बीच में। अगर आपको सीट अच्छा नहीं लग रहा है तो वेट करिए, आपका सीट अपग्रेड होगा। पेशेंस रखना है, जोसा सीसेप काउंसलिंग का मेन बात है पेशेंस। आपको सीट नहीं मिलेगा कॉन्टिन्यूअसली, बट उसको देख के डिमोटिवेट मत होना। सीसेप राउंड 1 राउंड 2 तक जाइए, आपको सीट जरूर मिलेगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं आखिर फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड है क्या। तो फ्रीज आपको तभी चूज करना है जब यू आर सेटिस्फाइड विथ योर सीट एंड यू विल टेक एडमिशन इन द कॉलेज एंड ब्रांच अलॉटेड टू यू। तो मोस्टली ये टॉपर्स के लिए एप्लीकेबल है। मान लीजिए आपको IIT दिल्ली CSE, IIT बॉम्बे CSE मिल गया, तो फिर आप क्या ही अपडेट करेंगे उसको, तो फिर आप लॉक कर देना फ्रीज। बाकी लोग को फ्रीज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक बार फ्रीज कर देंगे आपका चॉइस अपग्रेड नहीं होगा। जो कॉलेज आपको मिला था वही आप चूज करना चाहते हैं, यही मतलब है फ्रीज का। मान लीजिए कोई आपको NIT में मेटालर्जी मिलेगा तो फिर फ्रीज मत कर देना, तो फिर अपग्रेड नहीं होगा। फ्रीज मतलब आप वही कॉलेज और वही ब्रांच चाहते हैं, इससे बेटर कॉलेज आपको नहीं चाहिए, तो फ्रीज मत करना, ये बहुत बेकार ऑप्शन है मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए। फ्लोट सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। फ्लोट में क्या होता है, यू आर एक्सेप्टिंग द सीट ऑफर्ड टू यू बट यू ऑल्सो वांट टू अपग्रेड टू अ हायर प्रेफर्ड सीट इन एनी अदर इंस्टीट्यूट। मान लीजिए आपको 30th नंबर चॉइस मिला, उसमें मान लीजिए NIT राउरकेला मैकेनिकल मिला, तो आप अगर फ्लोट चूज करेंगे इसका मतलब ये है कि NIT राउरकेला मैकेनिकल मैं ले रहा हूँ, इसके साथ साथ मुझे अगर उसके ऊपर 29 चॉइसेस में कुछ मिल रहा है तो मैं फिर उसमें शिफ्ट कर जाऊंगा, बट ये सीट मेरे पास रह रहा है, ये मैं बुक कर रहा हूँ, इससे अगर बेटर मिलेगा तो मैं वो लूंगा और नहीं तो मैं ये लूंगा, ये तो मेरे पास रहेगा ही। सो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है एंड आपको यही ऑप्शन चूज करना है, फ्लोट आपको चूज करना है, ये ध्यान रखिए। If you don't get any higher preferred seat, you will have to continue with the currently accepted seat. तो अगर आपका सीट नहीं अपग्रेड होता है, जो आपको मिला था वो आपके पास रहेगा। हाँ, बट ये चीज आपको ध्यान रखना कि if you get any higher preferred seat, you can't claim the present seat back. ये प्रॉब्लम उन्हीं के साथ होगा जो चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं करेंगे। तो अगर आप सही से चॉइस फिलिंग करेंगे तो अगर आपको हायर प्रेफर्ड सीट मिलता है तो ऑटोमेटिकली वो बेटर ऑप्शन रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करिए। अगर आपको हेल्प चाहिए काउंसलिंग पे ज्वाइन करिए, पैसे का मत सोचिए, अभी 400-500 का सोचेंगे आप, फिर बाद में आपका पूरा कॉलेज की लाइफ इस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है चॉइस फिलिंग। इसका मतलब है मान लीजिए NIT राउरकेला मैकेनिकल मुझे मिला था 38 नंबर चॉइस, 25th चॉइस मिला जो कि है NIT TRICHI मैकेनिकल, तो ऑब्वियसली वो बेटर ऑप्शन है, तो मेरे लिए फिर मैं राउरकेला मैकेनिकल छोड़ दूंगा और TRICHI मैकेनिकल में ले लूंगा। बट अगर मुझे TRICHI मैकेनिकल अलॉट हो गया तो फिर मैं राउरकेला मैकेनिकल में वापस नहीं आ सकता, तब मुझे लेना ही पड़ेगा वो। तो ये चीज है फ्लोट में, बाकी तो सेफ ही ऑप्शन है। एंड स्लाइड मतलब क्या है, साइड मतलब है यू आर एक्सेप्टिंग द सीट एंड यू वांट टू अपग्रेड योर ब्रांच एट द सेम इंस्टीट्यूट ओनली। तो मुझे मान लीजिए NIT दुर्गापुर ही चाहिए, मुझे NIT दुर्गापुर सिविल मिला है एंड मैं स्लाइड चूज करता हूँ, तो फिर मुझे NIT दुर्गापुर का ही केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, EC, CSE
यही मिलेगा, मतलब सेम कॉलेज का ही हायर ब्रांच मिलेगा फिर आपको अगर आप साइट चूज करेंगे, वो भी उसके ऊपर अगर भरेंगे आप तो मान लीजिए मुझे 30 नंबर चॉइस मिला था NIT राउरकेला मैकेनिकल, तो अगर मैं स्लाइड चूज करूंगा तो राउरकेला मैकेनिकल तो है ही मेरे पास। उसके बाद अगर राउरकेला का इलेक्ट्रिकल, EC, CSE जो मैं इसके ऊपर भरा था, आपको भरना पड़ेगा सेम इंस्टीट्यूट का बेटरमेंट के लिए वो चॉइसेस भरना पड़ेगा उसके ऊपर, मतलब 30 नंबर चॉइस के पहले राउरकेला का EC, CSE, इलेक्ट्रिकल आपको भरना पड़ेगा, तब जाके वो अपडेट होगा सेम इंस्टीट्यूट का बेटरमेंट जैसे। सो सेम इंस्टीट्यूट का बेटरमेंट चाहिए तो स्लाइड, नहीं तो फ्लोट सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द सीट अलॉटमेंट लेटर आफ्टर यू आर अलॉटेड अ सीट। सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, उसको अच्छे से सेव कर लेना, क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग करेंगे कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम ये चीज वेरीफाई होगा, तो इसलिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो जिस भी राउंड में आपको सीट मिलेगा सिर्फ उसी राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, हर राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। सीट मिलने के बाद ये है स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट द सीट और डाउनलोड द सीट अलॉटमेंट लेटर। स्टेप नंबर 2 है अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। द कैंडिडेट मस्ट अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज पर एनेक्सर 3 ऑन द जोसा पोर्टल। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जोसा के वेबसाइट पे अपलोड करना है, एंड इसी प्रोसीजर को हम ऑनलाइन रिपोर्टिंग कहते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है? क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड ऑफ JEE मेंस, इमेज ऑफ पासबुक और क्रॉस बैंक चेक कॉपी। तो बहुत स्टूडेंट्स जब सीट विड्रॉ करेंगे या फिर कोई भी रीजन से बहुत स्टूडेंट्स को बाद में रिफंड मिलता है, सो ये जो बैंक डिटेल्स आप देंगे इसी बैंक अकाउंट पे आपका रिफंड आएगा। जैसे सीट मिलने के बाद एक पेमेंट भी करना होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। वो अकाउंट और ये अकाउंट सेम होना कोई कंपलसरी नहीं है, दोनों डिफरेंट हो सकता है। ये जो आप अकाउंट देंगे इसमें बेसिकली रिफंड आएगा अगर कुछ रिफंड आपको मिलता है बाद में। देन 6 डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट, फॉर्मेट गिवन इन एनेक्सर 7। मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है आगे मैं दिखाऊंगा, एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर PWD सर्टिफिकेट अगर आपको कैटेगरी से बिलोंग करती है या फिर आप PWD कैंडिडेट है तो आपको लगेगा। एंड ये रहा मेडिकल सर्टिफिकेट, पॉज करके स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर पूरा अच्छे से मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था, लास्ट साल सारा काउंसलिंग पूरा एकदम डिटेल्ड वे में कराया था मैं। अराउंड 60 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, उसको सेव कर लेना। जो भी डाउट आएगा ना आपका काउंसलिंग में, उसके ऊपर शॉर्ट या फिर वीडियो मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर बना चुका हूँ। सारा डाउट आपका जो भी आ सकता है सब उसमें कवर्ड है, तो उसको जरूर देख लेना, सेव कर लेना। जब भी आपका कोई भी डाउट आएगा प्लेलिस्ट को गो थ्रू करना, आपको मिल जाएगा, सारा चीज कवर्ड है। नहीं तो एक चीज और कर सकते, यूट्यूब पे जो भी आपका डाउट आएगा सर्च करिए, लास्ट में गौरव रॉय लिख देना, GOURAB ROY। मैं सब वीडियोस बना चुका हूँ लास्ट साल, तो ही आपको फिर रिकमेंड हो जाएगा, उसको देख के आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज आपको करना है। एंड जो लोग काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन करते हैं उनको तो मैं खुद ही क्लियर कर दूंगा, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर एक 4-5 मिनट का कंप्लीट वीडियो है, कैसे आपको बनाना है, कहाँ से क्या करना है, सब कुछ मैंने उधर मेंशन कर रखा है। ऐसे ही हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो है, डॉक्यूमेंट्स कॉलेज रिपोर्टिंग बात क्या क्या चाहिए उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो है, एंटी रैगिंग एफिडेविट, सब कुछ जो भी चीज आपको चाहिए होगा सब के ऊपर वीडियोस मैंने लास्ट साल बना रखा है, तो वो प्लेलिस्ट देख लीजिए। इस बार फिर से वही सेम वीडियोस बनाने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए मैं कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ इस साल, एंड वो सारे वीडियोस आप सर्च करके देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो लास्ट में गौरव ऐड कर दीजिए, आपको मेरा वीडियो सबसे ऊपर दिख जाए। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन तो है ही, उधर कमेंट कर दीजिए, मैं खुद आपका सारा कमेंट रिप्लाई करता हूँ, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो क्रॉस बैंक चेक कॉपी ऐसे क्रॉस करके चेक के ऊपर आपको अपलोड करना होगा जब आपको सीट मिलेगा कोई भी राउंड में। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं लास्ट ईयर पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया था 11 मंथ्स अगो, इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट एंड सारा चीज मेंशन है, तो ये वीडियो देख लेना अगर ये डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो। नेक्स्ट बात करते हैं 75% क्राइटेरिया एंड टॉप 20%। इसको लेके बहुत स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। तो कैंडिडेट्स मस्ट सेटिस्फाई एटलीस्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो कोई भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, आइदर आपका 75% होना चाहिए अगर आप जनरल EWS OBC है, एंड SC ST PWD के लिए 65% इनफ है, और एल्स आपको कैटेगरी वाइज टॉप 20% होना चाहिए। आपका जो भी स्टेट बोर्ड है, मान लीजिए वेस्ट बंगाल बोर्ड या बिहार बोर्ड, तो उसमें आपको टॉप 20% में आना चाहिए। नहीं तो अगर आपका 75% से ज्यादा है बोर्ड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कुछ नहीं चेक करना, आप एलिजिबल है। तो परसेंटेज कैसे आपको कैलकुलेट करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि 75% आपका है या नहीं, तो ये आप ध्यान से सुनिए। फॉर फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विल बी कंसीडर्ड फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, any language subject with higher marks will be taken at any subject other than the above four। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लगेगा ही, उसके साथ कोई भी 2 लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि इंग्लिश होना पड़ेगा, ये कहीं नहीं लिखा है, ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन प्रोसेस से मैंने उठाया है। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना ही चाहिए, एंड उसके साथ और 2 सब्जेक्ट जिसमें आपका सबसे ज्यादा मार्क्स हो। तो ये 5 सब्जेक्ट का आउट ऑफ 500 अगर आपको 75% आ रहा है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल है फॉर IITs, NITs, IIITs एंड GFTs। Similarly, for NIT plus system मतलब NITs, IIITs and GFTs, following subjects will be considered for BTech: physics, chemistry और biology,
एंड मैथ्स। तो इधर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंपलसरी नहीं है, फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी है एंड उसके साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिसमें भी आपका ज्यादा मार्क्स हो एंड इसके साथ कोई भी और 2 सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज होना ही पड़ेगा, आइदर इंग्लिश हो सकता है, नहीं तो फिर अगर आपका मदर टंग जो भी है बंगाली आसामीज जो भी है उसमें अगर आपका ज्यादा मार्क्स है तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं एंड इसके साथ एनी सब्जेक्ट अदर देन द। तो ये सब मिला के अगर आपका 75% आ रहा है आउट ऑफ 500 बेसिकली कैलकुलेट होगा, अगर आपका 75% आ रहा है तो डेफिनेटली एलिजिबल है सारे कॉलेजेस के लिए। एंड टॉप 20% क्राइटेरिया क्या है? सो अगर आपका बोर्ड में 70% नहीं है तो फिर आप ये क्राइटेरिया चेक करिए, आपका बोर्ड पे टॉप 20% है कितने परसेंटेज पे बन रहा है, ये बेसिकली आपको चेक करना होगा। कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव बोर्ड स्टेटिंग दैट ही और शी फॉल्स विदिन द टॉप 20% ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। इफ द कैंडिडेट फेल्स टू डू सो देन द कट ऑफ मार्क्स इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज फॉर द CBSE विल बी यूज्ड। सो अगर आपका 75% नहीं है तो अपने बोर्ड ऑफिस जाइए एंड उधर से एक सर्टिफिकेट निकालिए कि आप टॉप 20% में बिलोंग करते हैं अपने स्टेट में, तो फिर आप एलिजिबल होंगे जोसा काउंसिलिंग में, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपका 75% नहीं है ये सर्टिफिकेट आपको निकालना पड़ेगा अपने बोर्ड ऑफिस जाके, अपने स्टेट में बोर्ड ऑफिस तो भाई उधर जाके बात करिए, वो लोग आपको दे देंगे। एंड काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद जोसा में भी एक डेटा आया था, लास्ट साल का डेटा मैं लगा दूंगा वो आप देख सकते हैं। ऐसे ही इस बार भी आएगा कि टॉप 20% किस बोर्ड में कितने परसेंटेज पे बने, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप टॉप 20% में लाई करता है या नहीं। बट ये चीज ध्यान रखना है कि 75% अगर है तो फिर ये सब लेके पैनिक मत करिए। बहुत लोग ऐसे काउंसलिंग के टाइम फालतू में पैनिक करते हैं। टॉप 20% उन्हीं को चाहिए जिनका 75% नहीं है। 75% अगर है कोई भी बोर्ड ऑफ फर्क नहीं पड़ता, आप एलिजिबल है। सो फर्स्ट आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। थर्ड स्टेप है आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना है। If you don't pay ASAP within given stipulated time, your seat will be cancelled and will be allotted to someone else in the next round। तो सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करना ही है, तभी आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा बाई जोसा ऑफिसर। टाइम दिया रहेगा उसके अंदर सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर देना। जनरल OBC EWS के लिए फीस है 40,000 एंड SC ST PWD के लिए कोई भी कैटेगरी से उनके लिए फीस है 20,000। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, पहले से ही 40,000 बैंक अकाउंट में रख दीजिए ताकि पेमेंट के टाइम कोई दिक्कत ना आए। इसको बाद में आपके कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो ASAP will be included in the first semester fees once the student has confirmed their admission to the allotted college. You have to pay seat acceptance fee only when you are allotted a seat। ऐसा नहीं है कि पहले आपको जो कॉलेज मिलेगा उधर ये फीस चला जाएगा। फाइनली आपको CSAP के बाद जो कॉलेज अलॉट होगा वहीं पे ये फीस जाएगा। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, जोसा CSAP का बॉडी सब कर देंगे आपके लिए। उसके टाइम में अगर कोई दिक्कत है तो उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, कैसे ASAP पेमेंट करना है मैं खुद का किया था, वैसे ही PF कैसे पेमेंट करना है मैं खुद का किया था। तो सारे कैसे पेमेंट करना है पूरा एंटायर वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने डाल रखा है, तो उसको देख लेना जब पेमेंट करेंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई क्वेरी रेज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका सीट अलॉट नहीं होगा, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। To respond to queries if any at the time of document verification, if the document verifying officer raises any query, the candidate must respond in online mode through candidate portal within the stipulated time। तो अगर कोई क्वेरी रेज होता है आपको चेक करते रहना है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद कि क्या आ रहा है। रिमार्क्स पे लिखा हुआ होगा कि कोई क्वेरी रेज हुआ है, तो कोई क्वेरी अगर रेज होता है तो उसको देख के उसके हिसाब से आपको फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा फिर से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मोस्टली अगर आपका सही डॉक्यूमेंट है तो एक बार में ही वेरीफाई हो जाता है, वैसा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बेसिकली जो कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ही कुछ दिक्कत आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, बाकी तो मोस्टली वेरीफाई हो जाता है। सो अगर कोई क्वेरी है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। फेलियर टू रेस्पॉन्ड टू द क्वेरीज मे लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द एलोकेटेड सीट। Document verification is done only for those candidates who have successfully paid the seat acceptance fee। seat acceptance fee आपको पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा एंड आपका ये सीट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए सीट एक्सेप्टेंस फी जरूर पे कर देना टाइम पे। कोई क्वेरी अगर रेज होता है तो फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना रिक्वायर्ड चेंजेस करके एंड देन आपका डॉक्यूमेंट जरूर वेरीफाई हो जाएगा। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बहुत फास्ट प्रोसेस है, आपका टाइम पे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। तो ये एक स्टूडेंट्स का टेंशन रहता है, व्हाट इफ आई कांट प्रोवाइड EWS सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो मान लीजिए आप JEE मेंस एप्लीकेशन के टाइम EWS भरे थे या फिर और कोई कैटेगरी भरे थे, बट आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप सोचे थे कि बना लेंगे बट आप अल्टीमेटली बना नहीं पाए, तो क्या होगा? आपको क्या सीट नहीं मिलेगा कोई भी राउंड? तो ऐसा नहीं है। तो कैंडिडेचर विल नॉट बी कैंसिल्ड, यू विल बी कंसीडर्ड अ जनरल कैंडिडेट फॉर फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग एंड यू विल बी अलॉटेड अ सीट बेस्ड ऑन योर CRL। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आपको एज अ जनरल सीट मिलेगा आपकी CRL के बेसिस पे। कोई भी राउंड में जब आपको सीट मिलेगा उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की जगह पे आप एक डिक्लेरेशन भर सकते हो। इसके ऊपर मैंने लास्ट ईयर एक शॉर्ट बना रखा था, सर्च कर लेना
की कैटेगरी चेंज इन जोसा गौरव रॉय, तो आपको मिल जाएगा। बेसिकली एक डिक्लेरेशन होता है जोसा के वेबसाइट पे, उसको फिल करके आपको अपलोड कर देना है जोसा वेबसाइट पे, तो फिर आप जेनरल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लास्ट ईयर मैंने बहुत मेहनत से हर एक डाउट का रिप्लाई कर रखा हूँ यूट्यूब पे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी डाउट हो लास्ट में गौरव रॉय लगा दीजिए, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। पार्शियल एडमिशन फी PAF, those who are taking admission in IITs don't need to pay PF and will directly go for college reporting। तो मैंने पहले ही बोला कि IIT CSAT में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो जोसा 6 राउंड खत्म होने के बाद ही फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। बाकी कॉलेजेस में NIT, IIT, GFTS में CSAT के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। सो जो लोगों को IIT मिल जाएगा उनको PF पे करने की जरूरत नहीं है, वो लोग सीधा IIT में जाके कॉलेज का फीस पे करेंगे। बाकी लोगों को फॉर NIT प्लस सिस्टम, NIT, IIT, GFTS, जनरल EWS OBC के लिए PAF है 36,000 एंड SC ST PWD के लिए 16,000। तो टोटल आपका हुआ 76,000 फॉर जनरल EWS OBC, 40,000 आपका SAF एंड 36,000 इधर PAF। 76,000 बैंक पे रख दीजिए अच्छे से, वहां से आपको पेमेंट के टाइम कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे, जैसे PAF का भी एक टाइम दिया होगा, 4-5 दिन का टाइम दिया होगा, उसके अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए पहले ही पैसे का जुगाड़ करके रख दीजिए। यू नीड टू पे PAF आफ्टर 6 राउंड्स ऑफ जोसा इज ओवर, अराउंड 1-1.5 महीना लगता है जोसा का, तो उसके बाद लास्ट राउंड के बाद आपको पेमेंट करना है। एंड PAF विल ऑल्सो बी एडजस्टेड विथ योर फर्स्ट ईयर इंस्टीट्यूट फीस, तो ये चीज भी आपके फाइनल जो कॉलेज मिलेगा उधर एडजस्ट हो जाएगा, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड प्रोविजनल एडमिशन लेटर आफ्टर पेइंग PAF, ये लेटर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम दिखाना है, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए डाउनलोड कर लेना है प्रोविजनल एडमिशन लेटर एंड सीट अलॉटमेंट लेटर। ये 2 चीज आपको डाउनलोड करके अच्छे से सेव करके रखिए अपने डेस्कटॉप या मोबाइल पे, नहीं तो फिर बाद में अगर आप ये प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे फिर आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। एंड कुछ टाइम बाद ये लोग हटा भी देते हैं ये सब वेबसाइट, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम पे जब आएगा लेटर डाउनलोड करके सेव करके रख लें। तो कॉलेज रिपोर्टिंग या फिर फिजिकल रिपोर्टिंग आपको कब करना होगा? For IITs at the end of JOSA, biometric verification not required for NIT plus system। तो IITs में एक biometric verification भी होता है। At the time of reporting at the admitting institute, biometric verification shall be done against the biometric data captured at the time of system। The admission will be cancelled if any candidate fails the biometric verification। तो biometric verification में बेसिकली आपका जो वो लोग लेते हैं ना पहले फिंगरप्रिंट और ये सब, वो लोग चेक करके फिर एडमिशन देंगे। IITs में, NITs में ऐसा कुछ नहीं होता है। CSAT के बाद आपका कॉलेज रिपोर्टिंग होगा फॉर NIT प्लस सिस्टम आफ्टर CSAT। तो जोसा के बाद IITs में एंड NIT प्लस सिस्टम का आफ्टर CSAT रिपोर्टिंग शेड्यूल्स एंड एंटायर प्रोसीड्यूर फॉर कॉलेज रिपोर्टिंग विल बी गिवन ऑन योर कॉलेज वेबसाइट एंड नॉट ऑन जोसा वेबसाइट। ये आपको ध्यान रखना है, आपको फाइनली जो कॉलेज मिलेगा वहीं सब आगे का डिटेल्स मेंशन होगा, कैसे कब रिपोर्टिंग करना है, किस दिन में, अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग दिन में भी हो सकता है। तो सब कॉलेजेस का अलग अलग डे पे रिपोर्टिंग होता है, तो उस हिसाब से आप देख लेना। एंड ये चीज आपको ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग शेड्यूल जब देंगे आपके कॉलेज उसी पे जाना है, नहीं तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल कर सकते हो लोग। कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा ये भी एंटायरली आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। सारे कॉलेजेस का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से आपको करना है। मैंने इन जनरल ये लिस्ट दिया है, ये 16 डॉक्यूमेंट्स मोस्टली ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में मांगते हैं, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपके कॉलेज में ये चाहिए होगा, तो इसलिए आपके कॉलेज वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट्स है अल्टीमेटली आपको वहीं ले जाना है। मैं ये लिस्ट आपको दे रहा हूँ ताकि अभी से अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने नहीं बनाया तो आप बना सकते हैं। फर्स्ट है प्रोविजनल सीट एक्सेप्टेंस लेटर, सेकंड है प्रोविजनल एडमिशन लेटर। तो सीट एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिलेगा जोसा या फिर जब भी पहले आपको सीट मिलेगा उसके बाद आपको मिलेगा ये लेटर, एंड प्रोविजनल एडमिशन लेटर जब आप PAF पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको मिलेगा। थर्ड है क्लास 10 एडमिट कार्ड, फोर्थ क्लास 10 रिजल्ट, क्लास 12 रिजल्ट, JEE मेंस रिजल्ट, JEE एडवांस रिजल्ट फॉर IITs ओनली। अगर आपको IIT में एडमिशन होता है तभी चाहिए, नहीं तो बाकी लोग को नहीं चाहिए। नेक्स्ट ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपके स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ये चीज़ बहुत लोगों के पास नहीं है, तो अपने स्कूल में जाके बात करिए प्रिंसिपल से, एंड ये चीज़ आपको चाहिए होगा। 9 कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने स्कूल से ही मिलेगा ये भी। मेडिकल सर्टिफिकेट, सो जो मेडिकल सर्टिफिकेट आप जो समय ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम अपलोड करते हो वहीं आपको ले जाना है इधर, तो उसी का हार्ड कॉपी आपको इधर ले जाना है। उसके साथ आधार कार्ड आपके एंड आपके पेरेंट्स का, फादर मदर दोनों का, एंड उसका जेरॉक्स भी करके लेके जाना है। नेक्स्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर कोई कैटेगरी स्टूडेंट है आप। गैप सर्टिफिकेट फॉर ड्रॉपर्स, ये चीज आपको ध्यान रखें, नॉट रिक्वायर्ड इन एवरी कॉलेज, चेक ऑन योर कॉलेज वेबसाइट। जैसे NIT दुर्गापुर की बात करूं तो इधर नहीं चाहिए होता है। मेरा 2 गैप ईयर है, फर्स्ट ड्रॉप में मैं NIT आंध्र प्रदेश CSE में था, उसके बाद मैं इधर दुर्गापुर में आया, तो मुझे कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था, बस मैंने TC दिखाया NIT आंध्र प्रदेश से, फिर इधर एडमिशन ले लिया। ड्रॉप ईयर सर्टिफिकेट मुझे कभी नहीं बनाना पड़ा, तो इसलिए ये एंटायरली कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो लोग मांगेंगे आपसे या नहीं।
एंड अगर आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना है तो एक चीज करिए, 50-100 रुपीज का स्टैम्प पेपर लीजिए, उसमें नियरेस्ट सिविल कोर्ट में जाके आपको टाइप कराना है कि आपने इस रीजन से इस साल जॉब लिया था एंड आप इसमें घर में थी या फिर कहीं कोचिंग में पढ़ रहे थे, तो वो चीज आपको लिखाना है सारा। तो ऐसे आप बना सकते हैं, बट इसमें भी वेरी कर। सो गैप सर्टिफिकेट में भी कॉलेज का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है, जैसे कुछ कॉलेज 100 रुपीज स्टैम्प पेपर में बनाने के लिए बोलेंगे, कुछ कॉलेज 20 रुपीज स्टैम्प पेपर में, तो ये सब वेरी करते हैं कॉलेज टू कॉलेज। वैसे कोई फीस टेंशन नहीं है इसका। पासपोर्ट साइज फोटो सेम एज अपलोडेड इन जेईई मेंस एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सेम फोटो चाहिए जो आपने जेईई मेंस फॉर्म में भरा था। सो अगर आपके पास वो फोटो खत्म हो गया है तो उसका फोटो कॉपी करा सकते हैं आप। 15th है इनकम सर्टिफिकेट टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ फील्ड एडमिशन, तो अगर आपका फैमिली इनकम बिलो 5 लाख है तो इनकम सर्टिफिकेट बना लेना। अबव 5 लाख के लिए इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, तो फिर इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आपको फील्ड एडमिशन का बेनिफिट चाहिए तभी आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट आपका फादर के नाम पे होना चाहिए कि हिज फैमिली इनकम लिखा हुआ होगा, तो फिर काम हो जाएगा। अपने नाम पे इनकम सर्टिफिकेट मत बनाना, अपने फादर या फिर अगर फादर वर्किंग नहीं है तो फिर मदर के नाम पे बनाना चाहिए। बेसिकली मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए फादर के नाम पे ही होगा ये। तो सारे स्टेट्स में इनकम सर्टिफिकेट बनाने के भी अलग अलग प्रोसीड्योर है, तो इस पे भी बात करके फायदा नहीं है। जैसे मेरे इधर एसडीओ ऑफिस उधर जाके बन जाता है, तो ऐसे ही ऑनलाइन भी बहुत जगह बन जाता है, तो बना लेना। तो अभी 2-3 महीने हैं आपके पास, तो आराम से बना सकते हैं आप। नेक्स्ट है एंटी रैगिंग फॉर्म एज मेंशन्ड इन योर कॉलेज वेबसाइट। ये भी पूरा कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। कहीं लोग कोई एक डॉक्यूमेंट देकर उसको आपको फिल करके सबमिट करना होता है, कहीं पे ऑनलाइन में एंटी रैगिंग एक वेबसाइट है उसमें जाके भरना होगा, तो उसमें अगर आपको जाके भरना होता है उसके ऊपर मैं वीडियो बना रखा हूँ लास्ट में, एंटी रैगिंग एफिडेविट ओवरऑल सर्च कर दीजिए, मिल जाएगा इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो। एंड वही मोस्टली कॉलेजेस में करते हैं, ऑनलाइन में ही होता है, क्योंकि उधर पूरा एक वेबसाइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लिंक है वो, तो ऑनलाइन ही भरने के लिए बोलता है मोस्टली कॉलेजेस में। तो ये देख लेना एंटी रैगिंग एफिडेविट कैसे भरते हैं। A lot of xerox of all these documents will also be required during college admission. एंड फाइनली ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मे वेरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, चेक ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ योर एलोटेड कॉलेज। इसमें मैंने सब कवर कर लिया हूँ, इससे कम ही लगेगा। जैसे बहुत एनआईटीज में गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता, मेरे इधर भी नहीं लगा था, एनआईटी आंध्र प्रदेश में पहले था उधर भी नहीं लगा था। बट मैं क्या कहना चाहता हूँ ये आप समझिए कि अल्टीमेटली जो कॉलेज में लिस्ट होगा उसी को आपको फॉलो करना है। ये लिस्ट अभी के लिए मैं दे रहा हूँ ताकि आप डॉक्यूमेंट्स बना के रख सकते हैं अपने पास। सो अगर किसी रीजन से आप सीट विथड्रॉ करना चाहते हैं, बहुत लोग ड्रॉप ले लेते हैं, तो आपको कैसे सीट विथड्रॉ करना है। बाकी लोग गलती से भी सीट विथड्रॉ ऑप्शन में मत चले जाना, सीट विथड्रॉ को नहीं करना है। आपने आईआईटीज एनआईटीज में ये सीट के लिए इतना मेहनत किया, तो कभी सीट विथड्रॉ मत कर लेना। फॉर आईआईटीज यू नीड टू विथड्रॉ टिल 5th राउंड ऑफ जोसा। तो आईआईटी से अगर आपको सीट विथड्रॉ करना है तो बाय 5th राउंड कर लेना, क्योंकि अगर आप 6th राउंड में चले गए तो फिर आपने जो फीस पेमेंट किया था वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इससे जो 40,000 आप पेमेंट करेंगे वो आपको फिर रिफंड नहीं मिलेगा। ये चीज करना मुझे लगता है सही भी है, क्योंकि अगर आप 5th राउंड के बाद विथड्रॉ कर रहे हैं ना, तो वो आईआईटी का जो सीट वैकेंट रह रहा है वो कभी नहीं फिलअप होगा, क्योंकि आईआईटी सीसा में पार्टिसिपेट नहीं करते। आईआईटी में एक सीट के लिए लोग इतना स्ट्रगल करते हैं इतने सालों से, तो ये डेफिनेटली होना चाहिए। एंड फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम यू कैन विथड्रॉ टिल 6th राउंड, क्योंकि एनआईटी सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, तो जो भी सीट वैकेंट रहेगा सिस्टम में वो फिलअप हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप 6th राउंड के बाद भी विथड्रॉ कर सकते हैं। एंड सीट विथड्रॉल ऑप्शन इज अवेलेबल फ्रॉम राउंड 2। तो बेसिकली जब आपका पहले सीट मिलेगा उसके बाद ही सीट विथड्रॉल ऑप्शन आएगा फ्रॉम राउंड 2। हाउ मच रिफंड विल आई गेट? यू विल गेट अ रिफंड ऑफ ₹33,000। तो अगर आप सीट विथड्रॉ करते हैं आउट ऑफ 40,000 जो आपने एसएफ पेमेंट किया था, उससे 33,000 आपको रिफंड मिलेगा। 7,000 में बेसिकली 4,000 आपका जोसा का चार्ज होता है, 4,000 या 3,000, और बाकी ये लोग कट कर लेते हैं। 33,000 बेसिकली आपको रिफंड मिलेगा। कितना टाइम लगता है? विल टेक मिनिमम 90 डेज। टाइम काफी लगता है, मैंने 90 डेज लिखा है, बट इससे ज्यादा ही लगेगा, अराउंड 4-5 महीना आराम से लग जाएगा। बट आप ये एश्योर रह सकते हैं कि आपका रिफंड तो जरूर मिलेगा। एंड इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इफ यू डोंट वांट द सीट अलॉटेड टू यू, डू नथिंग एंड ईट 5 स्टार, बट यू विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर फर्दर राउंड ऑफ जोसा, यू कैन पार्टिसिपेट इन सीसप। तो अगर मान लीजिए आपको कोई सीट अलॉट हो गया जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर कुछ मत करिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए एंड फिर सीसप में आप पार्टिसिपेट करके आपको जो सीट पसंद हो वो ले सकते। एंड फॉर जेईई 2025 ड्रॉप पास, if you get a seat in IIT and don't withdraw it till round 5, you will not be eligible to take admission in IITs next year। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो कुछ लोग ऐसा होता है कि IITs में मैकेनिकल केमिकल इस साल मिल जाए, बट उनको नहीं चाहिए, उनको IITs में CSE ही चाहिए, तो फिर इस सोच से ये लोग ड्रॉप ले लेते हैं। तो फिर आपको ये चीज ध्यान रखना है, टिल राउंड 5 विथड्रॉ कर लेना, नहीं तो फिर आप एक साल प्रिपेयर करेंगे, IIT भी मिल जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट ईयर पता चलेगा कि आप IITs के लिए एलिजिबल ही नहीं है। एंड NIT प्लस सिस्टम के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से राउंड 6 तक विथड्रॉ कर सकते हैं। If you get any college under NIT plus system and don't withdraw your seat, you will be eligible for next year also। So मैं जोसा काउंसलिंग का सारा पॉइंट्स कवर कर चुका हूँ, एक बार मैं आपको समरी बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको चॉइस फिलिंग करना है, देन चॉइस लॉकिंग, उसके बाद आपको सीट मिलेगा। जब भी सीट मिलेगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एंड सीट एक्सेप्टेंस फी एसएफ पेमेंट करना है।
देन आपको पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट करना है आफ्टर जोसा राउंड 6 एंड देन अगर आप चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सीसैब में, क्योंकि उधर बेटर कॉलेजेस मिलता है। एंड देन फाइनली सीसैब के 2 राउंड खत्म होने के बाद आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करना होगा। कॉलेज रिपोर्टिंग का डेट एंड क्या डॉक्यूमेंट लेना है कॉलेज में, ये आपके एलोटेड कॉलेज के वेबसाइट पे आ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट डाउट है कि व्हेन विल जोसा एंड सीसैब काउंसलिंग स्टार्ट। तो अभी तक तो कोई ऑफिशियल डेट्स नहीं आया है, बट मोस्टली यही होता है कि जिस दिन एडवांस का रिजल्ट आएगा उसके नेक्स्ट दिन से जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो इस बार आपका जेईई एडवांस का रिजल्ट है 9 जून, तो जोसा काउंसलिंग मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होगा 10 जून और चलेगा 22 जुलाई, ऑलमोस्ट 1.5 महीने के आसपास चलता है। तो 10 जून से 22 जुलाई आप मान के चलिए जोसा काउंसलिंग एंड सीसैब काउंसलिंग 25 जुलाई से 9 अगस्त। ध्यान रखिए ये ऑफिशियल डेट्स नहीं है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट्स है, बट इसी के आसपास होगा, 1-2 दिन का इधर उधर होगा। बट आप मान के चल सकते हैं जून से अगस्त स्टार्टिंग तक आपका ये टोटल जोसा प्लस सीसैब काउंसलिंग चलेगा। एंड इसमें टोटल फीस कितना लगेगा तो मैं बता देता हूँ। जोसा काउंसलिंग में टोटल आपका जनरल के लिए 76,000 लगता है, 40,000 एसएफ, 36,000 पीएफ एंड देन फाइनली सीसैब रजिस्ट्रेशन का 4,000, तो टोटल आपका 80,000 लगेगा। सो टोटल आपका 80,000 लगेगा फॉर जनरल डब्ल्यूएस ओबीसी। तो ये लास्ट ईयर का डेट सब चाहे तो देख सकते हैं। ऐसा ही इस बार का शेड्यूल आएगा जोसा 2024 का भी, तो जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये रहा, ऐसा डेट्स होता है, सारा चीज इधर मेंशन होता है। एंड जब भी आएगा मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, गौरव रॉय। इधर एक फ्री मेंटरशिप ग्रुप भी है, तो ये ग्रुप में जाके आप काउंसलिंग के रिगार्डिंग डाउट्स पूछ सकते हैं। बट बेटर रहेगा अगर आप काउंसलिंग हेल्पेक्स ज्वाइन कर लेंगे, तब आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके सारा अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं एंड आपको बेटर वे में समझ आएगा। ओवरऑल टेक्स्ट पे क्या ही उतना समझ आएगा आपको, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ काउंसलिंग हेल्पेक्स बहुत मिनिमल प्राइस में 499 जोसा है, जोसा प्लस सीसैब 699। आपका जो भी रैंक आया हो आपको जोसा प्लस सीसैब काउंसलिंग हेल्पेक्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए, तभी आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल पाएगा। सो अभी जाके ये क्यूआर कोड स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, इसके बाद प्राइस बढ़ सकता है, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया हो। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पूरा डिटेल में बनाया हूं मैं, ये स्लाइड बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया गया था। और किस किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए वो भी बताना, सारे वीडियोस आ जाएगा टाइम पे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए इस चैनल को आप फॉलो करते जाइए, आपका पूरा काउंसलिंग बहुत बढ़िया से हो जाए। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए।